नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए लेक्चर में। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लॉगरिदम का 5th लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आपने लॉगरिदम के जो ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोडेड है वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो भाई जाके ज़रूर देखो यार उनको। उन सभी लेक्चर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा लेक्चर है लॉगरिदम का ये 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग एक कांस्टेंट के बारे में, एक नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो लॉगरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम कहें मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में स्पेशली जो कैलकुलस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका डिस्कशन हम यहाँ पे लॉगरिदम में कर रहे हैं क्योंकि उस नंबर का जिससे हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं, यहाँ पे आपने जो लॉगरिदम के नीचे जो हेडिंग आप देख रहे हो उसे वो है ऑयलर्स नंबर। तो ऑयलर्स नंबर का ही डिस्कशन हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट देखते हैं कि जो ऑयलर्स नंबर है इसका क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में हम ऑयलर्स नंबर के बारे में तो बात करने वाले ही हैं, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ हम ऑयलर्स नंबर के मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑयलर्स नंबर जो है वो कैसे वो डिस्कवर किया गया, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और हिस्ट्री में जो मेन इवेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड में कौन था जिसने ऑयलर्स नंबर डिस्कवर किया, पहली बार दुनिया को कब ऑयलर्स नंबर के बारे में पता चला, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस लेक्चर में ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा तब ताकि आपको ऑयलर्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आए और इसमें आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और फटाफट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो ऑयलर्स नंबर कहें या नेपियर्स कांस्टेंट कहें, एक ही मतलब है, ठीक है। ऑयलर्स नंबर को समटाइम्स नेपियर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑयलर्स नंबर क्या है वो तो अभी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये जो ऑयलर्स नंबर है इसका लॉगरिदम से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो पहले हम ये समझेंगे कि लॉगरिदम जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब लॉगरिदम कैसे डिस्कवर हुआ। तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1614 में एक लॉगरिदम पे बुक लिखी, ठीक है। तो 1614 was the year when the logarithm was first introduced। तो लॉगरिदम के लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको लॉगरिदम की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज ये जो लेक्चर है इसमें मैं थोड़ा टाइम लेके लॉगरिदम के भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ कि 1614 was the year when John Napier mathematician written a book called Description of Wonderful Rules of Logarithm। So that book was the book in which the mentioning of logarithm was happened for the very first time, ठीक है। ऑयलर्स नंबर का लॉगरिदम से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है, इसीलिए पहले मैंने आपको ये समझाया कि भाई लॉगरिदम की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिदम की शुरुआत किसकी वजह से हुई और कब हुई, राइट। तो आपको जॉन नेपियर को याद रखना होगा, मतलब if somebody ask you कि who was the first person who told the idea of logarithm to the world for the very first time, तो your answer should be John Napier। तो ये जो ऑयलर्स नंबर है नेपियर्स कांस्टेंट इसे हम कहते हैं, राइट। तो इसमें जो नेपियर पार्ट है, जो नेपियर्स कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, ये जॉन नेपियर के बाद उनके ऑनर में नेपियर्स कांस्टेंट भी कहा जाने लगा है ऑयलर्स नंबर को, ठीक है। सो इसके बाद तो ये तो लॉगरिदम की बात हो गई। अब देखो क्या होता है कि जो ऑयलर्स नंबर है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे आना पड़ेगा। 1614 में तो जब लॉगरिदम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 1683 का टाइम आया, ठीक है। 1683 का टाइम आया और उस टाइम पर एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जेकॉब बर्नौली एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी
उस टाइम पर उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिराइव किया और उस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन की वजह से ही हमें ऑयलर्स नंबर मिला। लेकिन वो जो ऑयलर्स नंबर है वो उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, वो किसी और ने किया था। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो जेकब बर्नौली है वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो बेसिकली उसमें वो क्या कर रहे थे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, तभी समझ में आएगा कि उन्हें कौन से टाइप का एक्सप्रेशन मिला और उस एक्सप्रेशन से हम ऑयलर्स नंबर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, सो जेकब बर्नौली ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग हो रहा था उसी क्वेश्चन सॉल्विंग को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिर से अपने लेवल पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, देखें कि उनका क्या लॉजिक था। ठीक है, उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करके हम भी ट्राई करेंगे कि क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लेट्स से पहले आप 1 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट लो। ठीक है, 1 रुपीज़, अभी उनके टाइम पे क्या था मुझे पता नहीं, बट लेट्स से हमने 1 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट लिया। ठीक है, और लेट्स से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने लिया 100%। अभी 100% पर एनम है तो फ्रीक्वेंसी यहां पे मैं लिख रहा हूं पर एनम। ठीक है, तो 100% ईयरली। तो ऑन एन फॉर अ 1 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100%, राइट। यानी जो हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो ईयरली मिलेगा एंड कौन से रेट से मिलेगा, 100% के रेट से मिलेगा। तो हमें ये जानना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अगर आपका 1 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट है और 100% का इंटरेस्ट पे आपको हो रहा है ईयरली, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 1 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है और 1 रुपीज़ का 100% हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो 1 रुपीज़ का 100% कितना हो गया, 1 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 2 रुपीज़। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी व्हाट, 2 रुपीज़। फिर जेकब बर्नौली ने बोला कि चलो ये कोई एक बैंक है जो आपको ईयरली 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो फिर बोले कि चलो एक और ऐसा बैंक हो सकता है कि जो आपको सेम 1 रुपीज़ के प्रिंसिपल अमाउंट पर अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 50% का मिलेगा और ये अब ये ईयरली नहीं होगा, ये अब हाफ ईयरली होगा। यानी ये अब हर 6 महीने पे मिलेगा, एवरी 6 मंथ। तो फॉर एवरी 6 मंथ यू विल बी पेड 50% इंटरेस्ट रेट। सो इस केस में व्हाट विल बी द अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर फर्स्ट ईयर, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो जानने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको 6th मंथ के एंड में कितना अमाउंट आ रहा है वो जानना पड़ेगा। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th मंथ कितना होगा, पहले 1 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट एंड 50% ऑफ 1 यानी हो जाएगा 1 प्लस 0.5 विच बिकम्स 1.5। तो ये जो अमाउंट है 1.5 रुपीज़ ये आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 6th मंथ इन दिस केस, राइट, ये वाला केस में। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू वांट द अमाउंट, राइट। तो आप क्या करोगे कि 6th मंथ, 6वें महीने के एंड में, 6th मंथ के एंड में यू हैव 1.5 रुपीज़। अब आपको 1.5 रुपीज़ पर 50% का इंटरेस्ट पे आउट होगा। तो आपके पास हो जाएगा 1.5 प्लस 50% ऑफ 1.5। तो 50% ऑफ 1.5 बिकम्स 0.75। तो कितना अमाउंट हो गया, 2.25 रुपीज़। तो अब आप बोल सकते हो कि भाई अगर हमें 1 रुपीज़ का ही प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है और बैंक हमें हर 6 महीने पर 50% अगर इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास कितना अमाउंट होगा, 2.25 रुपीज़। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि 100% का इंटरेस्ट रेट है बट ईयरली पे आउट हो रहा है तो हमारे पास 2 रुपीज़ होंगे। लेकिन 50% का इंटरेस्ट रेट है, एवरी 6 मंथ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास कितने रुपीज़ होंगे, 2.25 रुपीज़ होंगे, राइट। तो उन्होंने बोला अब मज़ा नहीं आ रहा है यार, अभी काम करते हैं, एक और बैंक के पास चलते हैं। अब जो बैंक है वो एक किसी ऐसे बैंक के पास गए, वो जो बैंक है वो सेम 1 रुपीज़ के
प्रिंसिपल अमाउंट पर, मतलब 1 रुपीज वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो बैंक क्या कर रहा है कि अब एवरी मंथ इंटरेस्ट पे करेगा, बट दिस टाइम द इंटरेस्ट रेट विल बी 100/12%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हर महीने के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस टाइम दिस इज 100/12%। तो हम लोग इस वाले केस में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसके लिए हमें हर महीने के एंड में कितना अमाउंट आ रहा है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो कितना आएगा? तो 1 रुपीज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और हमें इसी 1 रुपीज का 100/12% का जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। तो 1 इंटू 100/12%, अभी 100/12% ना, परसेंट मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 1/100 करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 1 रुपीज का 100/12%। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 100 है, ये जो 100 है इस 100 से कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1 + 1/12। तो दिस इज द अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? तो सेकेंड मंथ के एंड में जो अमाउंट हमें मिलेगा, देखो फर्स्ट मंथ के एंड में कितना अमाउंट है हमारे पास? 1 + 1/12। अब इस अमाउंट का 100/12% पे आउट होगा, तो विल गेट 1 + 1/12 प्लस 1 + 1/12 इंटू 100/12%। तो बेसिकली कितना आएगा ये? 1 + 1/12 प्लस 1 + 1/12 इंटू 1/12 हो जाएगा ये। और अगर इसे कैलकुलेट करोगे आप, मतलब अभी देखो आप इन दोनों टर्म्स में 1 + 1/12 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप 1 + 1/12 कॉमन फैक्टर लेते हो तो यू विल गेट 1 + 1/12 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/12 हो गया। तो यू सी दैट इट इज 1 + 1/12 the whole raised to 2. So this is the amount that we get at the end of second month. So तो अभी तक देखिए क्या हुआ कि अगर 1 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट है और हमें अगर एवरी मंथ हमें अगर इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 100/12%, तो फर्स्ट मंथ के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट होगा? 1 + 1/12 रुपीज। सेकेंड मंथ के अमाउंट में हमारे पास कितना अमाउंट होगा? 1 + 1/12 the whole raised to 2 रुपीज। एंड सिमिलरली अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो द अमाउंट एट द एंड ऑफ 12th मंथ, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी 1 + 1/12 the whole raised to 12। और अगर जब आप 1 + 1/12 the whole raised to 12 ये कैलकुलेशन जब आप करते हो, तो मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2.6130352902। तो कंक्लूजन ये आता है कि अगर हम लोग 1 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे इन सम स्कीम, या किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे बैंक हमें हर मंथ इंटरेस्ट पे कर रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 100/12%, तो हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट हमें मिलता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो होता है 1 + 1/12 the whole raised to 12, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करने पे आता है 2.6130352902 अप्रॉक्स। तो ये अमाउंट मिलता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने सेम रखा है, एवरी टाइम इट इज 1 रुपीज, राइट। तो जब हमें ईयरली 100% इंटरेस्ट मिला तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में 2 रुपीज हुआ। जब हमें 6 मंथ के एवरी 6 मंथ अगर 50% इंटरेस्ट रेट से पे आउट हुआ तो फर्स्ट ईयर के एंड में 2.25 रुपीज हुआ। और जब हमें एवरी मंथ इंटरेस्ट पे हो रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 100/12%,
तो हमें जो अमाउंट अब मिल रहा है वो 2.61 रुपीज अप्रॉक्स है। मतलब आप देख रहे हो कि अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, अमाउंट में जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, करेक्ट। सो अब हम लोग जो 1 रुपीज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अब ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर जो अब इंटरेस्ट पे आउट होगा वो एवरी डे होगा, एवरी डे। सी बेसिकली क्या हो रहा है पता है कि यहां पर जो 1 ईयर का टेन्योर है उसको 2 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया, तो एवरी इंटरवल करस्पॉन्ड्स टू 6 मंथ। यहां पर जो 1 ईयर का टेन्योर है उसको हमने 12 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया, तो एवरी इंटरवल करस्पॉन्ड्स टू 1 मंथ। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब जो हमारा 1 ईयर का टेन्योर है उसको हम लोग 365 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, तो एवरी इंटरवल करस्पॉन्ड्स टू अ डे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस बार वो होगा 100 अपॉन 365%। तो अब हमें हर दिन इंटरेस्ट मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट होगा एवरी डे का वो होगा 100 अपॉन 365%। तो अगर हम लोग इस स्कीम में ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड डे, and similarly amount at the end of 365th day, because 1 year corresponds to 365 days. So amount that we get at the end of first day क्या होगा, so it would be like 1 rupees principal amount plus 1 into 100 upon 365%। अब परसेंट मतलब कितना, 1/100, तो इंटू 1/100 करना पड़ेगा। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये हो गया भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे, और ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो 100 कैंसिल हो रहा है, तो 1 + 1/365 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग अमाउंट at the end of सेकेंड डे करते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, ठीक है, तो क्या अमाउंट मिलता है, सो दैट वुड बी 1 + 1/365 तो ये सेकेंड डे के एंड में इतना अमाउंट आ रहा है। अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 365th डे मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो कितना अमाउंट आएगा, तो 1 + 1/365 द होल रेज टू 365। और जब हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, तो वैल्यू जो आता है यहां पर वो है, तो जब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 2.71456748 ऐसा कुछ वैल्यू आता है, राइट। सो इसका मतलब अगर हम लोग 1 रुपीज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम ऐसे किसी बैंक में हम जमा करते हैं या किसी ऐसे स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं जो स्कीम हमें एवरी डे इंटरेस्ट पे आउट कर रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 100 अपॉन 365%, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट। और वो अमाउंट क्या है, सो द अमाउंट इज 2.71456748, वो ये अमाउंट है। तो आपने कुछ यहाँ पे पैटर्न नोटिस किया होगा कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट एवरी केस सेम है, सब केस में सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ईयरली पे आउट हो रहा है, यहाँ पे हाफ ईयरली, यहाँ पे एवरी मंथ, यहाँ पे एवरी डे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कितना इंटरवल है। तो मतलब यहाँ पे 1 ईयर को 12 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100 अपॉन 12%। यहाँ पे 1 ईयर को 365 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100 अपॉन 365%। तो आप ये देख सकते हो कि जो अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ ईयर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बट ड्रास्टिक इंक्रीमेंट नहीं है। 2.61 से 2.71 इतना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट नहीं है, बट ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब अगर आपको जो
इंटरेस्ट पे आउट का फ्रीक्वेंसी अगर वो बढ़ा देंगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट तो हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो रहा है फॉर श्योर, बट वो इतना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट नहीं है, राइट। तो फिर बाद में ये एक जनरल आइडिया बनाया गया, मतलब एक जनरलाइजेशन किया गया कि अगर मान लो व्हाट हैपेंस अगर हम लोग 1 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट को अब क्या करेंगे, एक ऐसे स्कीम में हम लोग उसे इन्वेस्ट करेंगे जहां पर जो प्रिंसिपल जो हमारा 1 ईयर का टेन्योर है उसको n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। 1 ईयर के टेन्योर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने 1 ईयर का जो टेन्योर है उसको अगर n इक्वल्स इंटरवल में डिवाइड किया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका वो होगा 100/n%। और जो इंटरवल अब जब इंटरेस्ट पे आउट होगा वो हर इंटरवल के एंड में होगा। तो ये मान लो कि आपका 1 ईयर है, राइट, ये 1 ईयर है, यहां से आपका टाइमलाइन शुरू हो रहा है, 1 ईयर शुरू हो रहा है। तो इसको आपने n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया तो दैट्स फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड सो ऑन समवेयर nth इंटरवल, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 ईयर के टेन्योर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। और अभी हमें क्या होगा कि जो इंटरेस्ट पे आउट होगा वो हर इंटरवल के एंड में होगा। तो हमें ये जानना है कि अगर 1 ईयर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया तो व्हाट विल बी द अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, n इक्वल इंटरवल्स। तो 1 ईयर जो है वो n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। अब हर इंटरवल के एंड पर, हर इंटरवल पे हमें इंटरेस्ट पे आउट होगा। तो व्हाट विल बी द अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल। तो वो कितना आएगा, 1 + 1 इंटू, अब ये 1 का 100/n%, तो 100/n% अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये होगा 1 इंटू 100/n%, परसेंट मतलब 1/100 इंटू 1/100 करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा 1 + 1/n। सो दैट इज योर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल। फिर ऐसे ही अमाउंट एट द एंड ऑफ nth इंटरवल, तो वो कितना आएगा, सो दैट वुड बी 1 + 1/n²। लेकिन अब हमने क्या किया है कि जो 1 ईयर का टेन्योर है उसको n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हमें ये जानना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब एट द एंड ऑफ nth इंटरवल, क्योंकि nth इंटरवल करस्पॉन्ड्स टू द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि 1 ईयर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 के जगह पे n लिख देंगे, तो 1 + 1/n²n। तो दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर हमने 1 रुपीज को एक ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट किया है जहां पे हमें पहली बात तो 1 ईयर जो है वो n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है और एवरी इंटरवल के एंड में हमें 100/n% का इंटरेस्ट रेट पे आउट हो रहा है। तो द अमाउंट दैट वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी दिस। तो ये जैकब बर्नौली का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच था वो ये था, मतलब वो ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसमें उनको कुछ ऐसा समझ में आया होगा कि भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा कि जहां पे अगर हम लोग 1 ईयर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो और हर इंटरवल का जो इंटरेस्ट रेट का पे आउट है वो 100/n% है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमें इतना अमाउंट मिलेगा। फिर जैकब बर्नौली ने सोचा कि यार अगर, तो उनको इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चला कि भाई क्या वैल्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर्स मिल रहे थे, मतलब ये सभी केसेस में आप देख सकते हो कि जो वैल्यू आ रहा है वो नंबर्स में आ रहा है, 2, 2.5, 2.61, 2.71। सो जैकब बर्नौली वाज वेरी कीन कि भाई इसका वैल्यू क्या आएगा। तो उन्होंने ये थॉट प्रोसेस
अप्लाई किया कि मान लो कि अब हम लोग अगर 1 ईयर का जो टेन्योर है उसको अगर इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, इनफाइनाइट इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, 1 ईयर को इनफाइनाइट इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? सो जो अमाउंट आएगा वो इस 1 + 1/n द होल रेज टू n, ये जो अमाउंट है विच वी गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा where n approaches to infinity. अभी n approaches to infinity का मतलब क्या है कि आप 1 ईयर का जो टेन्योर है उसको इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, तो 1 रुपीज का अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल गेट दिस अमाउंट. तो उनको इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या है पता नहीं था. ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस वैल्यू कि व्हाट इज दिस वैल्यू, बट उनको ये पता था कि इसका जो वैल्यू है वो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, क्योंकि वो पैटर्न देख रहे थे. ही वॉज ऑब्जर्विंग द पैटर्न. 1 ईयर को जब 12 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया तो ही गॉट दिस थिंग, 365 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया, सो जो अमाउंट मिला वो 2.71 मिला. तो ही वॉज वेरी मच श्योर, वो उनको इतना तो क्लियर था कि अगर 1 ईयर को हम n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं विद दिस इंटरेस्ट रेट, अब ये इंटरेस्ट रेट इंटरवल वाइज है, ओके. तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट आया, तो ही वॉज श्योर कि ये जो वैल्यू है ये 2.71 के आसपास कुछ तो होगा, बट वो एग्जैक्टली क्या होगा ही वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट. तो ही वॉज नोइंग दैट कि ये कुछ कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि लिमिट लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये कांस्टेंट आएगा. एंड कुछ वो जो कांस्टेंट आएगा वो इतना तो श्योर था उनको कि ये जो कांस्टेंट आएगा ये वैल्यू 2.71 के अप्रॉक्स है, मतलब ये 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, बट उनको एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं पता था. तो जेकब बर्नौली वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये एग्जैक्टली क्या आने वाला है, बट ही वॉज श्योर कि ये कांस्टेंट आएगा, राइट. ये जो क्वांटिटी है, ये जो लिमिट है, ये कांस्टेंट आएगा. तो फिर आगे क्या होता है कि आगे चलकर तो 1683 में देखो भाई जेकब बर्नौली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस क्वेश्चन सॉल्विंग में उनको जो एक्सप्रेशन मिला वो ये एक्सप्रेशन मिला. उनको इतना समझ में आया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है. तो इस कांस्टेंट का आगे चल के जो यूज है वो अलग अलग मैथमेटिशियंस के थ्रू किया गया. तो 1619 और 1691 में 2 मैथमेटिशियंस, जिसमें से एक है गॉटफ्राइड लाइबनीज हु इज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन ऑफ दैट टाइम, एंड सेकंड इज क्रिश्चियन हाइजेंस. दीज पीपल आर वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिजिक्स और मैथ्स, यू कैन कुछ भी फील्ड का हो आप. तो उन्होंने इसी कांस्टेंट को b से डिनोट किया, ठीक है, बट उनको भी इसका वैल्यू पता नहीं था, बट वो इस कांस्टेंट को b से डिनोट कर रहे थे. उसके बाद में एक और बड़ी हस्ती इस चीज में आ जाती है. ये जो कांस्टेंट है इसके डेवलपमेंट में आ जाती है, एंड ही वाज लियोनार्ड ऑयलर, बहुत ही बड़ा नाम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो उन्होंने इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे मिला है, इस कांस्टेंट को उन्होंने सिंबल E से डिनोट किया इन अ अनपब्लिश्ड पेपर विच इज बेस्ड ऑन डायनेमिक फोर्सेस, राइट, एक्सप्लोसिव फोर्सेस. तो एक्सप्लोसिव फोर्सेस पे उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था अराउंड 1727 और 1728, राइट. और उस पेपर में उन्होंने इस लेटर को, इस कांस्टेंट को E से डिनोट किया था, राइट. बट इसके बाद में लेकिन ये जो पेपर है ये पब्लिश नहीं हुआ, तो मतलब लोगों को नहीं पता चला होगा. बाद में पता, मतलब उन्होंने बताया कि एक पेपर मैं लिख रहा था उसमें मैं इस कांस्टेंट को E से डिनोट कर रहा था, बट वो पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन उसके बाद में ऑयलर जो है, लियोनार्ड ऑयलर जो है, वो क्रिस्टियन गोल्डबार्ग को 1731 में एक पेपर लिखते हैं, 25 नवंबर 1731 पेपर, सॉरी बोल रहा हूँ, लेटर लिखते हैं, और इस लेटर में वो इस कांस्टेंट का मेंशनिंग करते हैं. और उसके बाद फिर वो समय आता है जब दुनिया को इस कांस्टेंट के बारे में पता चलता है. वो समय होता है 1736. उस ईयर में लियोनार्ड ऑयलर एक पेपर पब्लिश करते हैं
बेस्ड ऑन मैकेनिक्स टॉपिक पे पेपर पब्लिश करते हैं, और उस पेपर में ऑफिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो इस कांस्टेंट को ऑफिशियली दुनिया के सामने लेके आते हैं, और उस पेपर को उस कांस्टेंट या उस नंबर को ई सिंबल से डिनोट करते हैं। तो पूरी दुनिया को पहली बार पता चलता है कि ये जो कांस्टेंट है इसका सिंबल है ई, राइट। ये जो कांस्टेंट इसका सिंबल ई है, तो ये सिंबल किसने दिया? लियोनार्ड ऑयलर ने। कब? 1736 में। और कैसे? इन अ पेपर विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। सो 1736 के ईयर में दुनिया को पहली बार पता चलता है कि भाई ये जो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जैकब बर्नौली फिगर आउट नहीं कर पाया, बट लियोनार्ड ऑयलर ने फिगर आउट किया। सो लियोनार्ड ऑयलर जो है वो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने में सफल होते हैं, और उनको जो ये वैल्यू मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है 2.71 82 8281 8284 59045 एंड सो ऑन। तो मतलब ये एक इररेशनल नंबर है, राइट। वो कहते हैं कि दिस इज अ इररेशनल नंबर एंड इट हैज, अगर ये इररेशनल नंबर है तो डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा, यानी डेसिमल के बाद देयर विल बी इनफाइनाइट डिजिट्स, और ये इनफाइनाइट डिजिट्स रैंडमली आते रहेंगे। किसके बाद कौन सा डिजिट आएगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो लियोनार्ड ऑयलर सेड दैट कि दिस कांस्टेंट इज अ इररेशनल नंबर। सो उन्होंने बोला कि ई इज एन इररेशनल कांस्टेंट, इररेशनल कांस्टेंट। एंड ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई लिख नहीं सकते, राइट। ये जो भी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। तो उन्होंने बताया कि जो ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जब आप कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करेंगे तो यू कैन यूज इट एज 2.71, राइट। Yes. So Leonard Euler was the first person who came up with the finding of the value of this limit, and the limit came to be this value, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो लिमिट है ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसको ई से डिनोट किया जाता है, और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71 है, और इसी को कहते हैं ऑयलर्स नंबर। क्या कहते हैं इसको? ऑयलर्स नंबर। सो जाते जाते एक और चीज आपको बता के जाता हूं कि जैसे अभी हमने ये जो कैलकुलेशन जैकब बर्नौली ने जो मतलब जो वो डिस्कशन कर रहे थे, वो उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपीज लिया था। लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट पी हो, ठीक है, और आप 1 ईयर के टेन्योर को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फॉर एवरी इंटरवल वो p 100/n% हो। So the amount that you get at the end of first year, that amount will be, you can say it is p into 1 plus 1/n the whole raised to n. तो ये amount आपको मिलेगा at the end of first year, right? अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये जो n है, अगर ये बहुत ही बड़ा नंबर होगा तो क्या ये अमाउंट इंफिनिटी को अप्रोच करेगा? द आंसर इज नो। अगर ये n बहुत बड़ा नंबर हो गया, बहुत बड़ा समझ रहा है, इसका मतलब कि आप 1 ईयर के टेन्योर को n इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, वो n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब आप 1 ईयर के टेन्योर को इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, और आपको हर इंटरवल के एंड में इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है विद दिस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है पता है? यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट पे आउट एवरी बिट ऑफ टाइम, कंटिन्यूसली पे हो रहा है, कंटिन्यूसली, क्योंकि एन इंफिनिटी को अप्रोच करने का तो समझ में आ रहा है। मतलब आपको हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड, जो भी आप सोच लो, आपको इंटरेस्ट कंटिन्यूसली पे होते जा रहा है। तो पीपल आर वेरी क्यूरियस कि अगर यार ये एन बहुत बड़े नंबर को अगर अप्रोच कर रहा है, एन अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट पे आउट है, क्योंकि एन करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, कि 1 ईयर में आपको कितनी बार इंटरेस्ट पे आउट होगा। तो अगर आपने 1 ईयर को एन इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया तो आपको एन टाइम्स इंटरेस्ट पे आउट होगा। लेकिन अब हम बोल रहे हैं एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब अब आपको बहुत ज्यादा बार इंटरेस्ट पे आउट होगा। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स, यानी होते जा रहा है एवरी सेकेंड, एवरी बिट
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस केस में क्या ये अमाउंट बहुत बड़ा नंबर होगा? तो आंसर इज नो, बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा। तो इस केस में जो अमाउंट आएगा वो होगा, p कांस्टेंट है तो p बाहर रहेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n द होल रेज टू n। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है, p इंटू 2.71 जो भी है 828182 समथिंग लाइक दैट, जो भी डॉट 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 डॉट। तो अगर आपको ये मतलब इतना ही अमाउंट मिलेगा, अगर आपको पूरे साल इनफाइनाइट टाइम्स इंटरेस्ट पे आउट हो विद दिस इंटरेस्ट रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100/n% के रेट से अगर आपको मिलेगा तो आपका जो अमाउंट है वो p इंटू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही रहेगा, मतलब डबल या 2.7 टाइम्स ही होगा, इससे ज्यादा अमाउंट आपको नहीं मिल सकता है। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कांस्टेंट। और मेनी पीपल से दैट कि ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, और ये जो ग्रोथ यहां पे हो रहा है, जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अमाउंट में जो इंक्रीमेंट होगा, वो जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। कैसा ग्रोथ होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, वो इस फैक्टर से ग्रोथ होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट ऑयलर्स कांस्टेंट। तो हमने ऑयलर्स कांस्टेंट के बारे में आज के लेक्चर में समझ लिया कि ऑयलर्स कांस्टेंट क्या है। तो जाते जाते फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं कि ऑयलर्स कांस्टेंट क्या है। तो ऑयलर्स कांस्टेंट जो है वो ई से डिनोट होता है। इसे लियोनार्ड ऑयलर ने इन्वेंट किया था और फर्स्ट टाइम 1736 में अपने मैकेनिक्स के एक पेपर में पब्लिश किया था। दुनिया को पहली बार 1736 में ही पता चला था कि व्हाट इज दिस कांस्टेंट। तो बेसिकली ऑयलर्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 बाय n द होल रेज टू n, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 2.718182 समथिंग लाइक दैट, या 8281 जो भी है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको सारे डिजिट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होगा, और ये एक इरेशनल कांस्टेंट है, मतलब ई को आप p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। मतलब e इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही जल्द हम एक और लेक्चर के साथ आएंगे और उसमें हम लॉगरिथम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक नमस्कार और जय हिंद।